Hello, my dear student. This is Nitesh Vishkarma, and you're all welcome to our YouTube channel, The Online Course. Today, I will discuss about the conjunction. Guys, आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम डीपली जानेंगे, क्या क्या कंजंक्शन में पढ़ना है, ये सब कुछ देखने वाला है। छोटा टॉपिक है, हो जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले बात यहाँ पर आती है कि कंजंक्शन कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन का मतलब समझते हो? कंजंक्शन का मतलब समझना कि जब हम कोई भी वर्ड या फिर कोई क्लॉजेस या फिर कोई फ्रेजेस को हम जोड़ने का काम करते हैं, तो जोड़ने के लिए सेंटेंस को, यानी वर्ड्स हो सकते हैं, वर्ड्स टू वर्ड या फ्रेजेस टू फ्रेजेस या फिर क्लॉज टू क्लॉज, अगर हम इनको जोड़ने का काम करते हैं तो वहां पर एक वर्ड की जरूरत पड़ती है और उसी वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कंजंक्शन कहते हैं। तो कंजंक्शन में क्या क्या इसकी परिभाषा हो सकती है? तो परिभाषा या तो फिर शब्दों या फिर उपवाक्यों, जिसे हम इंग्लिश में क्लॉजेस बोलते हैं, या फिर फ्रेजेस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने क्या आएगा? या तो वर्ड्स होंगे या फिर क्लॉजेस होंगे या फिर फ्रेजेस। इनमें से कुछ भी चीज आपके पास आ सकता है जिसके द्वारा हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो इन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे किसका? कंजंक्शन का। तो यहाँ पर बेटा कंजंक्शन जो होते हैं इसके दो पार्ट्स बन जाते हैं। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कौन कौन से हो जाते हैं? इसके जो पार्ट्स हो जाते हैं, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। दोनों पार्ट्स के नाम यहाँ पर आप देख सकते हो। एक होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट बेटा यहाँ पर आपके सामने दो कंजंक्शन में लिख दिया। एक मैंने लिख दिया कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और एक होता है सबऑर्डिनेट। हालांकि आप इसमें कोऑर्डिनेटिंग लिखा हुआ है तो हम कोऑर्डिनेटिंग भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो समझ जाओगे तो मतलब, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। सबऑर्डिनेटिंग, ये भी आप बात समझ आए। तो ये होता है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस और ये होता है आपका सबऑर्डिनेट ऑर्डिनेटिव कंजंक्शंस। तो बेटा यहाँ पर आपको ये समझना है कंजंक्शन मतलब होता है जोड़ने का काम। जैसे मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, उसके बाद इसको मैं बताता हूँ आपको। एक छोटा सेंटेंस में लिखता हूँ, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ कि he is poor but he is honest। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि he is poor, वो गरीब है, but he is honest, लेकिन वो क्या है? ईमानदार है। तो यहाँ पर इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने एक कंजंक्शन का यूज किया है जो दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है, वो क्या है? बट। तो ये बट आपका क्या हो जाएगा? ये कंजंक्शन हो जाएगा। अब कौन सा कंजंक्शन है? एक होता है कोऑर्डिनेट और एक होता है सबऑर्डिनेटिंग। तो कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट कौन कौन से आते हैं तो उनको जान लेते हैं। इसको हटा देता हूँ, समझ गया ना सेंटेंस को। जहां पर कोई सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा वहां पर हम यूज करेंगे इसका। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ लिख देता हूं, जैसे कि आपको कभी भी एंड दिख जाए, क्या दिख जाए? सेंटेंस में कभी भी एंड दिख जाए या फिर आपको बट दिख जाए और बट के बाद आपको क्या दिख जाए? एज वेल एज दिख जाए। एज वेल एज मतलब जिसका अर्थ होता है जैसा कि, एज वेल एज दिख जाए, या फॉर नॉट ओनली, या फिर आपको फॉर दिख जाए, या फिर नॉट ओनली, नॉट ओनली बट आल्सो, वही है, यस। फिर यहाँ पर टाटा करके आगे भी इसमें सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस ना करेगा, फिर यहाँ पे आगे आपको बट आल्सो भी दिख सकता है, ये सेंटेंस में दिख सकता है, या फिर आपको बोथ डैश 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 एंड, या फिर आपको बोथ डैट डैट डैट, यहाँ पर आपको एंड भी दिख जाएगा। इसके अलावा और भी सेंटेंसेस हो सकते हैं, आइदर आर, जिसे हम इधर आर नॉइदर नीदर आर पढ़ते हैं, EITHER, इधर आर या फिर नीदर, यानी EITHER डॉट डॉट डॉट।
यानी ऐसे कुछ सेंटेंसेस आपको दिख जाएंगे। अगर इसमें से आपको कुछ दिख जाएगा इसका मतलब वो क्या होगा, कैसा कंजक्शन होगा, वो होगा हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, बात क्लियर हुआ या फिर नहीं क्लियर हुआ, हो चुका ना। चलिए, इसके अलावा भी एक और भी होता है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो स्टेट, ठीक है ना, ईटीसी लिख देता हूँ। इस तरह और भी हो सकते हैं, मैंने इतने लिखवा दिए जो हमेशा यूजेस होते रहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में कौन कौन से आ सकते हैं, इनको भी देख लो जरा। सबऑर्डिनेट कंजक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा दैट, इफ, सिंस, इसमें आपको हो सकता है दैट मिल जाए, इफ मिल सकता है, या फिर सिंस। बताता हूं दोनों में डिफरेंस क्या होता है, उसको भी जान लेना। बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर सारे लिख दूंगा ताकि कोई छूटे ना। बिफोर आफ्टर हो गया, या फिर टिल अनलेस हो गया। क्या हो गया, टिल अनलेस, अनलेस हो गया, टिल हो गया, अनलेस हो गया, या फिर दो हो जाएगा जिसका मतलब यद्यपि होता है, दो हो गया, या फिर आपको दिख सकता है आल्दो, आल्दो, आल्दो हो जाएगा, या फिर आपको एज दिख जाएगा, या फिर आपको एज, इट इज। बात समझ आई। यहाँ पर मैंने जो लिखा यहाँ पर कि जो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होंगे वो ये इसमें से कुछ भी हो सकता है, एंड, बट, एज वेल एज, फॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, या फिर आपके पास बोथ, एंड, या फिर इधर आर नीदर, और या फिर स्टिल। अगर इसमें से कुछ भी मिल गया तो आपका होगा कोऑर्डिनेट। इसमें ये होता है बेटा कि इसमें आपके पास जो सेंटेंस होंगे वो डिपेंडेंट हो, मतलब इंडिपेंडेंट होंगे, यानी कोई किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन जब हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करेंगे तो इन सेंटेंस को मतलब ये होता है, ये जब भी लगे होंगे इसका मतलब वो सेंटेंस आगे वाले पर जरूर डिपेंड होगा। जैसे यहाँ पर एक लिखा है ना इफ, तो बोलते हैं ना इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो इसका मतलब मैं आगे आगे कुछ बोलना चाहूंगा, है ना, आगे बोलना चाहता ना, इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो, अब क्या तो आगे क्या, इसका मतलब सेंटेंस अधूरा लग रहा है ना। तो ये सेंटेंस क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये दूसरे पर, सॉरी, डिपेंडेंट होते हैं, यानी दूसरे सेंटेंस पर, आगे वाले सेंटेंस पर मतलब क्या डिपेंड करेंगे कि आगे क्या कहा गया, जब तक वो बात नहीं कही जाएगी तब तक ये पूरा नहीं होगा। लेकिन ये जिसमें लिखा था ना ही इज पुअर, फिर लिखा मैंने बट ही इज ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ही इज अ पुअर एक अपने आप में फुल सेंटेंस दे रहा है, और फिर आगे ही इज ऑनेस्ट वो भी अपने आप में पूरा एक सेंटेंस दे रहा है, और बीच में बट दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो जब पूरे अपने आप में वो सेंटेंस अपने आप पूरा होता है तो वहां पर होता है आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। और यहाँ पर आप देख सकते हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में क्या होता है कि डिपेंड करेगा दूसरे पे, ठीक है ना। तो आइए एग्जांपल की मदद समझेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो आइए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के कुछ यूज देख लेते हैं। पहला आपके पास है कोऑर्डिनेट ना, तो इसके कुछ यूजेस देख लो। यहाँ पर यूज ऑफ कोऑर्डिनेट, चलो इनके यूजेस देख लेते हैं बेटा। इनके यूजेस क्या होंगे जरा उन्हें हम देख लेते हैं। तो देखिए पहला यूज क्या होता है कि जब हम कोई संचयी भाव को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। संचयी भाव, तो कैसे संचयी भाव, तो एग्जांपल आपके सामने हम लिख देते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखना सेंटेंस, एग्जांपल, मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखते जाऊंगा, आप समझ जाना क्या है। जैसे लिखा है कि माई ब्रदर एंड सिस्टर, माई ब्रदर and sister, my brother and sister can speak English, can speak English. आप इस सेंटेंस को देखोगे तो यहाँ पर एक वर्ड एंड है जो कि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। इसका मतलब ये होगा कि पहले जब सेंटेंस रहा होगा तो ऐसे रहा होगा माई ब्रदर इज कैन स्पीक इंग्लिश, फिर होगा माई सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, उन्होंने दोनों जोड़ दिया तो माई ब्रदर एंड सिस्टर कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे भाई और बहन दोनों क्या कर सकते हैं, अंग्रेजी बोल सकते हैं। बात समझ आई, ओके। आइए अगला देख लेते हैं। अगला आपके पास होगा कि जब हम कोई कंट्रास्ट का भाव व्यक्त करते हैं, ठीक ना, कोई हम कंट्रास्ट का भाव व्यक्त करते हैं तब भी हम यूज करते हैं। तो देखो दूसरा सेंटेंस देख लो आप। दूसरा अगर सेंटेंस की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी एक लिखा तो ऐसा ही है, ही इज पुअर बट he is poor, कहाँ चला गया, he is poor
but he is poor, but he is poor, but he is happy. He is, जब इस सेंटेंस को लिखते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है क्या कि यहाँ पर जो बैट वर्ड आया है और यहाँ पर जो एंड वर्ड आया है सभी कंजंक्शन है, कैसे है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। आइए तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। तीसरा किस चीज का है उसको भी देखते हैं। तीसरा आपके पास ये कह रहा है कि जब आप कोई भी चीज दो विकल्पों में से कोई एक को चुनने के लिए कहा जाएगा। जब हम कोई चीज रेफर करते हैं ना कि अब चाय या कॉफी, तो वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे लिखा है कि इधर कम विथ मी, इधर कम विथ मी, इधर कम मी, इधर कम विथ मी और मीट मी, और मीट मी at my house, at my house। आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख दिया कि इधर कम विथ मी, क्या तुम मेरे साथ मेरे साथ आओगे, और मीट मी, या फिर मुझे मिलोगे एट माई हाउस, मेरे घर पे। यहाँ पर उसने ऑप्शन दिया, या तो मेरे साथ चलोगे या तो फिर मेरे घर पे मिलोगे, यही बात है ना। तो यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिया। तो आपको मैंने बताया था कि इधर डाट 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 का मतलब देखो उसके बीच में कुछ सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा और फिर आपको आगे और देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये और देखने को आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इधर आर या नीदर आर भी अगर लगता है तब भी कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, मैंने ऊपर अभी बताया था आपको, राइट। ओके, उसके बाद अगला सेंटेंस ये होता है कि जब हम कोई इंटरफेयर करते हैं, इंटरफेरेंस व्यक्त करने के लिए, जब हम कोई इंटरफेरेंस व्यक्त करते हैं, मतलब की कहने मतलब कोई निष्कर्ष, जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं, तो वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे बेटा, वहां पर यूज होगा आपका यही कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो आइए एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखो इसका मतलब, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है, द मैच मस्ट बी ओवर, द मैच मस्ट बी ओवर, must be over for I hear, or I hear, I hear, I hear the long Mr. of the ऑप्टी के बाद क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कोई वर्ड ऐसा जो कि आपको दोनों में द मैच मस्ट बी ओवर, तो यहाँ पर ये ओवर वर्ड आ रहा है जो कि मैंने आपको ऊपर बताया था ना ओवर, क्या ओवर वर्ड ऊपर हमने बताया था, नहीं बताया था तो लिख लीजिएगा ओवर को भी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर भी आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि निष्कर्ष की बात की जा रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपका कोऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ओवर वर्ड आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, ओवर वर्ड। कहने का मतलब ये वाला जो वर्ड आपका आया है ये भी आपका कैसा कंजंक्शन हो जाएगा, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है आपका यूजेज ऑफ सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब आते हैं, देख लेते हैं कि जो हमारे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है उसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। यूज ऑफ आइए पहला एग्जांपल देखते हैं इसका भी। इसका यूज तब होगा जो डिपेंडेंट होता है, बताया ना तुमको। जैसे यहाँ पर पहला ये है कि जब समय का भाव व्यक्त करना हो तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जहां पर हमें समय का भाव व्यक्त करना होगा, टाइम की बात होगी, वहां पर भी हम किसका यूज करेंगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कैसा, जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई शैल कंप्लीट, आई शैल कंप्लीट, आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर
माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड, आई गो। अगर आप इसे भी देखते हो, आपके सामने जो सेंटेंस लिखा कि आई शैल कंप्लीट माई वर्क बिफोर आई गो टू बेड, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा बिफोर, जाने से पहले, आई गो टू बेड, बेड में जाने से पहले। तो अगर आप बोलोगे मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा, या इधर से बोलेंगे मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा कब, जब मैं अपना सारा कंप्लीट, मैं बेड पे तभी जाऊंगा जब मैं अपना सारा काम कंप्लीट कर लूंगा। तो यहाँ पर कहने मतलब कि एक काम खत्म होगा तभी आप दूसरा काम करोगे। तो यहाँ पर जो ये बिफोर वर्ड आया, आपको याद होना चाहिए, अभी भी मैंने ऊपर लिखवाया था आफ्टर बिफोर वर्ड्स जो आते हैं वो आपके इसी में आते हैं, तो याद रखना इस बात को, ठीक है ना, मैंने ऊपर लिखाया था, आप देख सकते हो उस चीज को। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बिफोर वर्ड आया है ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल तब रीजन वगैरह बताना होगा तब भी हम इसी का यूज करते हैं। जब भी आपको कभी रीजन बताना होगा, कोई कारण बताना चाहते हो, ऊपर कंक्लूजन था, ठीक ना, ये निष्कर्ष था, और यहाँ पर आपको कोई रीजन बताना हो तब भी आप सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का यूज करोगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। द चाइल्ड इज क्राइंग, द चाइल्ड इज क्राइंग, crying, the child is crying because he is not because he is not well। अब देखो यहाँ पर रीजन बता रहा है ना, आप ध्यान से सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा बेटा कि यहाँ पर रीजन की बात कर रहा है कि द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है, बिकॉज क्योंकि ही इज नॉट वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं, उसकी तबीयत वगैरह खराब हो गई। यहाँ पर जो बिकॉज वर्ड आया है वो कहीं ना कहीं रीजन बता रहा है। तो जब बिकॉज वर्ड आएगा तो आपके किस में आता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि यहाँ पर ये रीजन बताने का काम कर रहा है। पहला टाइम का भाव व्यक्त करेगा सबऑर्डिनेट क्लास, अगर आपको कभी भी रीजन बताया जाएगा तब भी सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है। अगला आपका आता है जब भी आपको कोई रिजल्ट की बात करेगा तब किसका यूज करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर आपका आता है जब आपको परिणाम बताना हो, परिणाम व्यक्त करना हो, रिजल्ट बताना हो, तो वहां पर भी आप किसको यूज करोगे, सबऑर्डिनेट क्लास का, ठीक है। अगर हम इसके सेंटेंस की बात करते हैं बेटा तो आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखता हूं कि ही इज सो वीक, ही इज सो वीक, he is so weak that he cannot that he cannot walk। अब इसको भी समझो, यहाँ पर आप सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भैया यहाँ पर भी he is so weak, यहाँ पर भी रिजल्ट बता रहा है। क्या रिजल्ट है कि is so weak, वो बहुत ही क्या है, बहुत ज्यादा बीमार है, इतना बीमार है that cannot walk, वो चल नहीं सकता। तो रीजन भी बता रहा है, परिणाम भी बता रहा है, वो बीमार है इसलिए वो चल नहीं सकता। तो यहाँ पर जो दैट वर्ड आ गया ये भी कंजंक्शन का काम करेगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, ठीक है ना। आइए चौथा नंबर देख लो, चौथा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, अगला एग्जाम्पल में यह है कि जब आप कोई कंडीशंस रखोगे किसी के सामने, कंडीशंस का भाव व्यक्त होगा तब भी आप किसका यूज करोगे, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आपके सामने कि इफ यू कम I shall teach you, इस सेंटेंस को भी जरा ध्यान से देखना। जब मैंने यहाँ पर लिखा क्या, ये सेंटेंस क्या बता रहा है, आपको शर्त रखा है, जब तुम आओगे तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इफ यू कम, यदि तुम आओगे, आई शैल टीच यू, तभी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। इसका मतलब जब आओगे तभी तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहाँ पे कंडीशन रखा है कि पढ़ाऊंगा जब तुम आओगे, अगर तुम नहीं आओगे तो नहीं पढ़ाऊंगा, कंडीशन है कि आपको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ये वर्ड आया इफ वर्ड आया, ये भी क्या है, आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अगला आ जाते हैं, अगला आता है आपका कंसेशन के भाव में भी यूज करते हैं इसका।
यानी कि जैसे although I am tired, यद्यपि मैं क्या हूँ, थका हुआ, yet I can help you, फिर मैं तुम्हारी क्या कर सकता हूँ, हेल्प कर सकता हूँ। जब भी कोई ऐसा वर्ड आपके सामने आ जाए जहां पर क्या हो, कंसेशंस की बात होती है। कंसेशन मतलब ये होता है कि मैं खुद बीमार हूँ उसके बावजूद भी तुम्हारी हेल्प करूँ, ये होता है कंसेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल को भी आप याद रखना, यादगार रहेगा एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या है आपके सामने कि although I am tired, although I am tired, I am tired, टायर्ड मतलब समझते हो ना, थका हुआ। एट आई कैन, एट आई कैन हेल्प, आई कैन हेल्प यू। यहां पर आप इस सेंटेंस को देखोगे, यहाँ पर जो आल्दो, यद्यपि, बताया था ना कि ये वर्ड भी आपका सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन होता है। आल्दो, यद्यपि मैं क्या हूँ, थका हूं, फिर भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, ठीक है ना। तो ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो आते हैं सब सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन। इसके बाद एक और होता है, जब आप क्या करोगे, किसी से कंपेयर करते हो, किसी भी चीज की कंपेयर की जाएगी, तो वहां पर भी आपका क्या आता है, वहां पर भी बेटा आपको यूज करना होगा किसको, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो कि आई एम टॉलर देन ही, आई एम टॉलर देन, और याद रखना कि यहाँ पर सब्जेक्ट ही होना चाहिए, हिम दे देता है तो सेंटेंस पंक्चुएशन में गलत होता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिख रहा है, मतलब की वर्ड जो कि देन है, ये सेंटेंस क्या है, कंपैरिजन में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए ना, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो वहां पर ये देन जो वर्ड है ये कंपैरिजन में यूज होता है। इसका मतलब ये सेंटेंस में जो देन आया है ये क्या करेगा, सबऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको सारा कुछ डाटा बहुत बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में जो भी था वो सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है ना, पहले इसको एक बार पूरा खत्म तो हो जाने दो, इसके बाद एक और बचा, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके आऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें आप उसको देख लेना, उसके बाद फिर नया चैप्टर सेंटेंस या सेंटेंस स्टार्ट होगा, फिर सेंटेंस होगा, फिर टेंस शुरू करना है। तो वैसे सेंटेंस तो हो ही चुका है, नहीं वो सेंटेंस बता दो, ठीक है ना, बात समझ आई। तो यहाँ तक कर लेना चीजों को, बाकी फिर हम टेंस को स्टार्ट करें, क्योंकि सेंटेंस आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो बस इस वीडियो को यहीं पे करेंगे, सॉरी यहाँ पर आपका जो कंजक्शन है बेटा वो खत्म हो जाता है। अब आते हैं अगले इंटरजेक्शन, ठीक है ना, उसको भी इसी वीडियो में क्लियर कर लेते हैं, हटा दें इसको। ओके, इंटरजेक्शन बेटा बहुत ही आसान टॉपिक है। आपका जो अगला आता है इंटरजेक्शन, क्या है आपका अगला है इंटरजेक्शन। तो आइए देख लेते हैं कि ये इंटरजेक्शन क्या होता है। मैंने यहां पर लिख दिया है द इंटरजेक्शन, ठीक है ना। अब इसके बारे में जानना है तो बेटा इंटरजेक्शन तो बहुत आसान होता है। इसका मतलब ये होता है विस्मयादि, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विस्मयादि। अर्थात इस वर्ड में हमेशा कोई ना कोई ऐसी कुछ बात बोली जाएगी जिसके लास्ट में इस तरह का साइन कुछ देखने को मिलेगा। हमेशा आपको सेंटेंस में इस तरह का साइन जब भी देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि वो क्या है, इंटरजेक्शन का साइन होता है। ये क्या होता है, इंटरजेक्शन का साइन होता है। अब यहाँ पर आपको ये जानना है कि आखिर ये इंटरजेक्शन होता क्या है। तो इंटरजेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसा क्या बोलते हैं, अलाश, कोई भी चीज हो सकता है, ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं तो वहां पर क्या होता है, इंटरजेक्शन का काम होता है। जब भी तुम बोले तो उसके आगे ये सेंटेंस बन जाएगा, उसके आगे इस तरह का साइन बन जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जब भी किसी लाइन के नीचे इस तरह का आपको साइन दिखेगा तो इसे इंटरजेक्शन बोलते हैं। इलाश, है ना, हुर्रे, है ना, और बोलते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि वाओ। तो ये सारे सेंटेंस बोलने के बाद ऐसा लगता है कि सेंटेंस को सुन करके कुछ अलग ही फील होता है, कुछ अलग ही फील हो। मतलब कि वो फील कैसा हो सकता है, सैडनेस का भी फील हो सकता है, वो जो आपका नहीं मतलब कि फील है वो आपका बहुत ज्यादा हैप्पी वाला फील हो सकता है। तो दोनों तरह का फील हो सकता है। आप हो सकता है कि मतलब कि बहुत दुखी हो आप, पूरे आहा कर रहे हो, उसका मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गए आप किसी बात को सुन करके। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं बेटा तो वो आपका होता है इंटरजेक्शन।
क्या होता है उसको, उसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। अब इंटरजेक्शन में कैसे कैसे वर्ड्स आ सकते हैं उसको जान लो। तो वर्ड्स को जानने से पहले एक मैं आपको बता देता हूं इसकी परिभाषा क्या होगी। तो जब हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक का विस्मयादिबोधक अव्यय या इंटरजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये है कि ऐसे शब्द जैसे कि हर्ष हो गया, विस्मय हो गया, या फिर किसी से घृणा की बात आ जाएगी तो वहां पर हम क्या इंटरजेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है ना। अब अगर इसकी इंग्लिश में परिभाषा जानना चाहते हो तो अ इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। मतलब इसकी परिभाषा ये कहती है कि यानी ऐसा ही, मतलब कि इमोशन, ऐसा इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी के इमोशंस हो या फिर किसी की फीलिंग्स को व्यक्त करता है। आपके अंदर की फीलिंग कैसी है, आपके अंदर का जो इमोशन है वो कैसा है, उसके बारे में बताएगा इंटरजेक्शन। बात क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? मुझे उम्मीद है यहां तक आपको चीजें क्लियर कट हो चुकी। ओके, अब आपको ये जानना है बेटा, आपको जानना क्या है, जरा ध्यान समझना कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अब एग्जांपल देख लेते हैं तब आपको ज्यादा समझना है। एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिखता हूं मैं, एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसा हमने सेंटेंस लिख देते हैं एग्जाम्पल में कि एलाश ही इज डेड, एलाश ही इज, आप देख सकते हो बेटा जी आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है, एलाश ही इज डेड, मतलब कि अरे ही इज डेड, वो तो मर गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिल चुका है एलास, और इसके बाद आपको जो मैंने अभी साइन बताया था वो साइन दिख गया। इसका मतलब ये जो वर्ड होगा बेटा जी, ये होगा आपका इंटरजेक्शन। नहीं समझ में आया? आ गया ना समझ में? यानी जो भी तरह साइन बना होगा उसके पहले जो लिखा होगा वही आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स हो जाते हैं। बात क्लियर हुआ या फिर नहीं? आइए एक सेंटेंस और देखें तो और बात क्लियर हो जाएगा। एक सेंटेंस मैं और लिखता हूं और इस बार सेंटेंस ये है रा कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया। क्या कह रहा है कि वी हैव वोन द मैच। क्या कह रहा है? वी हैव वोन द मैच। इसका मतलब ये हुआ बेटा हुर्रे, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो गया है और कह रहा है वी हैव वोन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वो क्या है, उसके अंदर का जो इमोशन है या फीलिंग है, कैसी फीलिंग है, इस बार बहुत ज्यादा हैप्पी वाली फीलिंग है, या बहुत ज्यादा हैप्पी वाली फीलिंग है। इसका मतलब ये जो वर्ड है ये वाला तो इंटरजेक्शन का साइन हो गया, इसके पहले जो ये वर्ड लिखा है यही आपका इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा, वर्ड। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो सेंटेंस को देखकर आप नहीं समझ पाओगे कि इंटरजेक्शन है या फिर कैसा सेंटेंस है, ठीक है ना। बात क्लियर हुई या फिर नहीं क्लियर हुई? अगर नहीं क्लियर हुई तो अभी भी आप मुझे बता सकते हो। मुझे तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। बताइए, अगर नहीं समझ में आया तब भी आप मुझे बता सकते हो। बताइए, कोई दिक्कत? अगर हम इसकी बात करें तो वास्तव में जो इंटरजेक्शन होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो जो हमारा इंटरजेक्शन होता है ये वास्तव में तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता। तो किसका होता है? क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इसके लिए इसका वाक्य से किसी अन्य शब्द के बिना कोई संबंध नहीं होता है। क्योंकि व्याकरण की दृष्टि से इसका वाक्य के किसी अन्य शब्द में कोई संबंध नहीं होता है। कहने मतलब ये हुआ कि ये जो इंटरजेक्शन वर्ड होता है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा तो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं होता है। ये जो वर्ड्स होते हैं और इसका आगे वाला जो सेंटेंस होता है उसपे भी कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई संबंध नहीं होता है। बस ये वर्ड खुद ही अपने आप में बता देता है कि अल्लाह मतलब ये दुखी है, आगे बोलो चाहे ना आगे बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन इस सेंटेंस को लगाने से सेंटेंस का जो और इमोशन होता है या फीलिंग होती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है। इसीलिए इन सभी यूज को, इन क्वेश्चंस को ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है, ठीक है ना। लेकिन है ये इंटरजेक्शन वर्ड और पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही जाता है, लेकिन ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंश होता नहीं है, लेकिन पढ़ा इसी में जाता है, ठीक है ना। तो यही मान लो कि होता या नहीं होता वो बात की बात है, बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है, ठीक है। ओके चलिए, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं
जो आपके इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं वो किस किस तरह के भाव प्रकट करते हैं, तो आपके सामने मैं उन सभी एग्जांपल्स को लिख देता हूं। तो आइए आप देख लेते हैं जो भाव इनके प्रकट करते हैं, किस किस प्रकार से भाव प्रकट होता है। तो देखो पहला भाव जो आपका प्रकट होगा वो कैसा भाव हो सकता है, वो हो सकता है जॉय, मतलब प्रसन्नता का। पहला जो होगा वो हो सकता है जॉय, मतलब बहुत ज्यादा आप प्रसन्नता को व्यक्त करोगे। तो जब प्रसन्नता के लिए आप कोई भी वर्ड को यूज करोगे तो कौन सा वर्ड होता है बेटा, तो उसको जरा ध्यान समझना। जब आप बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाओगे तो आप कैसा यूज करोगे, जैसा होता है हुर्रा, बोलते ना आहा, ये भी वर्ड होता है आहा, मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात कर रहा है। मतलब जब ऐसे वर्ड्स आएंगे तो वहां पर ही आपका क्या हो जाएगा, ये सभी वर्ड्स आपके प्रसन्नता को यूज करेंगे, प्रसन्नता को बताएंगे। जैसे एग्जांपल देख लें, हुर्रा, पहला हमने लिखा था ना हुर्रा, कुछ लोग इसको हुर्रे ही पढ़ते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ लेना जो भी आपकी तरफ पढ़ा जाता हो। दूसरा आपके पास है आहा, नहीं हा 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 लिखा हुआ है, हा हा हा, ये हा हा है ना। आहा भी आप कह सकते हो क्योंकि आहा भी लोग यूज करते हैं इसी के लिए, ठीक है ना। बात समझ में आएगी, चलिए बात समझ में आई। आगे हम बात कर लेते हैं ग्रीफ के लिए। ग्रीफ के लिए दूसरा आपका होता है ग्रीफ के लिए। ग्रीफ मतलब जानते हो, रंज होता है। रंज मतलब जो दुखी होता है उसे बोलते हैं। रंज मतलब होता है जो दुखी होता है। ग्रीफ GRIEF से ग्रीफ मतलब दुखी होता है ना, मतलब जो बहुत ज्यादा दुखी होता है उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं इसमें। इसमें वर्ड्स जैसा आ रहा है आपका आह, आह मतलब आह बहुत ज्यादा दुखी है। अगला है आपका एलाश का यूज कर सकते हैं, एलाश। इसमें से कुछ भी आपको सेंटेंस में दिख जाएगा तो समझ जाना। इलाज के बाद आपका ओह हो सकता है, ओह, ठीक है ना। तो ऐसे जो वर्ड्स आपके आएंगे तो सभी क्या होते हैं आपके, कैसे होंगे, तो ये सभी ग्रीफ वाले वर्ड्स होंगे, लेकिन है सब इंटरजेक्शन से होते हैं, ये पार्ट से लिख रहा हूँ अलग अलग। अगला आपका आता है सरप्राइज। अगर आपको कभी किसी को सरप्राइज देने की बात आए तो वहां पर हम आप किसको यूज करोगे, सरप्राइज, मतलब आश्चर्य। क्या होगा, आश्चर्य। इसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य, हिंदी के साथ साथ में लिख देता हूं आश्चर्य। इसमें कौन कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, जैसे कि व्हाट, व्हाट, व्हाट ब्यूटीफुल, है ना, बात समझ में ना। तो ऐसे वर्ड्स, या फिर आहा भी यूज कर सकते हो आप, आहा। हालांकि आहा मैंने ऊपर वाले लिखवाया था आहा, इसमें जॉय का यूज आश्चर्य के लिए भी करते हैं। चलो खैर रहने दो, फिर इसमें ना लिखो, इसमें रहे। बात समझ आई कि नहीं समझ आई, तो इन सभी बातों को समझना है, ठीक है ना। व्हाट, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, आहा, आहा बोलते हैं ना, आहा मतलब बहुत ज्यादा खुशी की बात कर रहा है, आश्चर्य हो रहा है उसे। आइए अगला नंबर 4, अगला 4 नंबर की बात करते हैं। अगला आता है आपके पास अप्रूवल। क्या होता है, अप्रूवल। अप्रूवल इसको हिंदी में बोलते हैं प्रशंसा या अनुमोदन। इसे बोलते हैं प्रशंसा या फिर अनुमोदन, या अनुमोदन, अनुमोदन। अगर हम इसकी बात करते हैं प्रशंसा या अनुमोदन की, तो इसका मतलब ये होता है, जैसे क्या हो जाएगा, ब्रेव। क्या बोलते हैं, ब्रेव, वाह बहादुर। हम किसी के बारे में प्रशंसा इसी तरह तो कर सकते हैं, या फिर बोलते हैं वेल डन माय बॉय, वेल डन माय चाइल्ड, है ना, मतलब शाबाशी जब देते हैं तो वहां पर भी इन सभी वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो इन सभी वर्ड्स को भी याद रखोगे। अगला आपके पास आता है अटेंशन। जब हम कोई ध्यान देने वाली बात होती है तो वहां पर भी हम कुछ वर्ड्स को यूज करते हैं। आइए 5 नंबर देख लेते हैं, अटेंशन। अटेंशन, अटेंशन जैसे मतलब ध्यान देना कोई चीज का ना, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, में हैव अटेंशन प्लीज, बोलता है ना उसमें जब आप ट्रेन से जाते हो कहीं तो। अगला है लो, लो लिखा हुआ है LO, या फिर आपको देखने को मिल सकता है इसमें हश, HUSH। ऐसे वर्ड्स ये सभी क्या होते हैं, जब आप ध्यान देने की बात होती है तो ऐसे वर्ड्स को यूज करके आप बोल सकते हो। बोलते ना यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तो इन सभी वर्ड्स को बोलने से पहले आप ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो। अगला हम बात कर लेते हैं, जब भी आपको कोई क्या हो एड्रेस यानी संबोधन की बात आती है, संबोधन की।
एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है संबोधन, यहाँ पर पता वाला नहीं समझ लेना, यहाँ पर ये संबोधन मतलब जब हम किसी को कोई चीज संबोधित करते हैं तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हेलो, हेलो माय डियर स्टूडेंट, जैसे मैं शुरुआत करता हूँ, ये संबोधन होता है। हेलो या हो, क्या बोलते हैं, हेलो, हेलो या फिर हो लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो दो में से जो भी आपको सही लगे उसको यूज कर सकते हो। अगला है पार्टिंग। पार्टिंग का मतलब क्या होता है, उसको भी देख लो, लास्ट है 7 नंबर, पार्टिंग, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिछोह, क्या बोलते हैं, बिछोह, या फिर इसी को अगर नहीं समझ पाए तो विदाई। ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं कभी कभी, है ना, विदाई को ही बोलते हैं, ठीक ना। जब विदाई होती है ना, बोलते हैं ना, कैसे गाना है वो वाला, जो विदाई वाला एक गाना है ना, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, पहली लाइन मुझे नहीं आ रहा। हाँ, बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली, ये कैसी घड़ी आई है, है जुदाई है। मेरे को तो बड़ी हंसी आती है कभी कभी सैड सॉन्ग सुनकर, ठीक है ना। तो देखो पार्टिंग या बिछो या विदाई की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जैसे अजीब अजीब वर्ड लिखे हैं, ऐसा लिखा हुआ है इसमें एडियो, क्या लिखा हुआ है, एडियो, ADIUE, EU, ठीक है ना। या फिर यूज करते हैं फेयरवेल, फेयरवेल तो जानते ही होंगे ना, फेयरवेल स्कूल में फेयरवेल होता है ना, विदाई जिसे बोलते हैं, स्कूल में विदाई होती ही नहीं तो उसी को इंग्लिश में फेयरवेल बोलते हैं, विदाई। जैसा विदाई का मतलब ये हो जाता है कि जैसा स्कूल में फेयरवेल है ना, जब स्कूल बच्चा कक्षा 12 लोग पास कर लेते हैं, इंटर पास करने के बाद कहीं और पढ़ना होता है, क्योंकि मान लो इंटर तक ही स्कूल होता है ना, स्कूल जो इंटर तक होता है, उसके बाद अब आपको छोड़ना ही पड़ेगा आगे पढ़ाई करने के लिए। तो फिर उसमें क्या करते हैं, जो पहली क्लास के होते हैं उसके पिछली क्लास के होते हैं, वो लोग फेयरवेल करते हैं उनके खुशी के लिए, कि खुशी में किया जाता है फेयरवेल। फिर उसमें लोग रो देते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो टीचर्स के भी बहुत करीब होते हैं, और जब वो स्टूडेंट्स छोड़ के जाते हैं तो टीचर को भी बहुत ज्यादा दुख होता है, ठीक ना। तो उसके सिचुएशन में ये भी एक विदाई ही होता है, जैसा विदाई में होता है ना, जो बेटी का पिता होता है वो भी रो देता है, माँ रो देती है, भाई रो देता है, बहन, पूरा रिश्तेदार रो देता है जब बेटी घर छोड़ के जाती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है, रो देते हैं, जो भी टीचर्स के वो बहुत ज्यादा करीबी होंगे वो टीचर्स तक रो देते हैं। जैसे माँ बाप के प्रति लाडली होती है, बेटी जाती है तो माता पिता रो देते हैं, बेटी भी रो देते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स भी रो देते हैं। ऐसी बात नहीं कि स्टूडेंट नहीं रोते, स्टूडेंट भी रो सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें होती है, तो इसी को फेयरवेल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये पार्टिंग, बिछो या विदाई इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो जो चीजें थी वो मैंने सब कुछ क्या कर दिया, बता दिया। यहाँ पर कुछ चीजें और भी याद रखना कि जब भी आप इंटरजेक्शन से लिखोगे तो उसके पास बाद हमेशा आपको ये जो एक्सक्लेमेटरी वाला साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे हम इंटरजेक्शन बोलता है ना, इंटरजेक्शन क्या बोलते हैं, एक्सक्लेमेटरी का साइन जो होता है, ये वाला साइन, ये वाला साइन आपको हमेशा लगा मिलेगा, हमेशा इस बात को याद रखना, अवश्य आता है, इस बात को याद रखना। और इसके बाद जो भी आपके कंपाउंड होते हैं, जैसा गुड हेवेंस हो गया या गुड ग्रेसियस हो गया या फिर फॉर सेम या फिर आमीन आदि इंटरजेक्शन की भात भी प्रयोग होते हैं। जैसा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो कि तो ऑलमोस्ट जो थे मैंने आपको सारे कुछ बता दिए। तो ये ज्यादातर इंपॉर्टेंस है जो कि आपके सामने लिख दिया। इन सभी को आप क्या करोगे, घर पे अच्छे से ट्राई करोगे, इन सभी को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ये चीजें क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। अब आइए थोड़ा सा कुछ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस में डालता हूँ, कुछ एक्सरसाइज टाइप का करवा देता हूँ आपको, उसमें कुछ चीजें बतानी है, ठीक है ना। चलिए इसको हटा देता हूँ, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कह लो या रिवीजन कह लो। चलिए पहला में आपको क्या बताना, नाउन बताना है। क्या बताना, नाउन कहाँ पे है। तो आपके पास सेंटेंस लिखा है पॉइंट आउट द नाउन, नाउन को बताना है कि सेंटेंस में नाउन कहाँ पे है। जैसे लिखा है राकेश, राकेश, राकेश goes to आगरा, goes to आगरा
आगरा, ये लिख दिया। तो आप इसमें नाउन को ढूंढोगे, पता है ना कि नाउन जो होता है किसी का नाम होता है, तो आपने तुरंत बता लिया। आइए एक सेंटेंस और देखते हैं। आई बिलीव इन हिज इनोसेंस, INNOCENCE। यहाँ पर आप इस सेंटेंस को देखोगे बेटा, तो यहाँ पर भी आपको समझ में आएगा। तो इसमें बताओ कि नाउन कहाँ है? क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या नहीं, ये नाउन नहीं, तो प्रोनाउन है। तो आपको यहाँ पर समझ आएगा कि ये जो इनोसेंस लिखा है ये आपका नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ओके, चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। मोहन इज द कैप्टन ऑफ द टीम। तो अगर मोहन इज द कैप्टन ऑफ द टीम बोल रहा है, तो यहाँ पर जो मोहन वर्ड आ रहा है वो भी आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है ना? बात समझ में आई या फिर नहीं समझ में आई? चलिए, अच्छा, ये ऊपर वाला जो सेंटेंस था इसमें भी आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये आगरा लिखा है ये भी एक नाउन ही है। याद करो कैसा नाउन है। तो ये पर्सन, प्लेस आर थिंग, तो प्लेस है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है ना? इन सभी बातों को याद रखना। आइए एक और देखते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर मैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखता हूं यहाँ पर, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पर आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा जो ऑनेस्टी होता है ये कैसा वर्ड था, याद करो, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन था। तो नाउन तो है ही ना भैया ये भी, तो ये आपका नाउन हो जाएगा। तो इस तरह की चीजों को आपको इस तरह से आपको पढ़ना है। आइए प्रोनाउंस के भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोनाउंस के भी आप देख लो कुछ एग्जांपल्स। प्रोनाउंस भी, आइए प्रोनाउंस के भी एग्जांपल्स आपके सामने करवा देता हूं कुछ। जैसे हम लिखते हैं कि आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो, आइदर ऑफ यू कैन गो, ऑफ यू कैन गो। बताओ कहां पे है? इसमें आपको कहीं दिख रहा है प्रोनाउन? बिल्कुल, ये तो हो नहीं सकता, यू आपका है क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, तो ये कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आई बॉट दीज मैंगोज, तो आई बॉट दीज मैंगोज, तो आई भी आपका क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं कि आई ब्रश माई टीथ डेली, आई ब्रश माई टीथ डेली। तो अगर इसकी बात करते हो तो इसमें आपका क्या होगा? तो पहली बात तो आई हो ही जाएगा। आई होगा नहीं होगा? अगर मैं लिखता हूं आई ब्रश माई टीथ डेली, आई ब्रश माई टीथ, डेली। अगर आप इसमें देखोगे तो वहां पर भी आपको देखो प्रोनाउन देखने को मिल जाएगा। ये प्रोनाउन है क्या? बिल्कुल प्रोनाउन है। और आई के लिए अपने अंग्रेजी माई लगाते हैं, माई भी आपका प्रोनाउन में ही आता है, ये भी आपका प्रोनाउन है। और बेटा ये भी आपका प्रोनाउन है, तो समझना पड़ेगा नहीं कि सिर्फ आई ही प्रोनाउन है। आई के द्वारा माई, माई के द्वारा मी, यू के हिसाब से यू योर, ही के हिसाब से हिम हिज, है ना, दे के हिसाब से दे देम दया, ये सब प्रोनाउन में आएंगे। इस बात को याद रखना वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेचर है इट्स ओन प्लान्स, क्या होगा? नेचर हैज इट्स ओन प्लान्स, तो यहाँ पर नेचर आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका एक क्या होगा? नेचर हैज, अच्छा इसमें प्रोनाउन पूछा, नेचर तो आपका वैल्यू वो हो जाएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लो, ये भी अच्छा सेंटेंस है। नेचर हैज इट्स ओन प्लान्स, इट्स ओन प्लान्स। अगर आप इसे देखते हो बेटा, अगर आप इसको देखते हो तो यहां पर भी आपको समझ में आना चाहिए कि नेचर तो ये नाउन है, प्रकृति नाउन हो गया। इट्स, इट का बनता है, इट प्रोनाउन होता है ना, तो इट्स बताया था ना, तो ये आपका बेटा प्रोनाउन हो जाएगा। तो इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप सेंटेंस को कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए एक सेंटेंस और देख लेते हैं। लिखा है द व्हाइट वॉश्ड अवर हाउस, चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। 15 नंबर लास्ट, बी व्हाइट वॉश ऑन our house and they
व्हाइट वास्ट देयर। ये सेंटेंस मैंने लिख दिया। अब मैं पूछूं इसमें आपसे कि बता पाओगे कि इसमें आपका कहां पर प्रोनाउन है? तो प्रोनाउन आपका एक वी दिख रहा है, ये भी आपका प्रोनाउन। इसके बाद अवर, ये भी होता है ना, वी का अवर होता है, तो ये भी आपका प्रोनाउन, ये भी आपका प्रोनाउन। इसके बाद हाउस, फिर एंड दे भी आपका प्रोनाउन, याद करो। एंड देयर्स, दे के हिसाब से देयर या देम, ये भी आपका प्रोनाउन। तो मैं आपके सामने अगली वीडियो जो लाऊंगा उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब सबके क्या होंगे, एग्जांपल्स आपके सामने रखे जाएंगे और उसमें आपको बताना है कि इसमें क्या एग्जांपल है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। तो आज की इस क्लास को यहीं पे करेंगे फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एग्जांपल्स करेंगे बेहतरीन लाजवाब तरीके से। तो बस आज की वीडियो को यहीं पे करेंगे फिनिश। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।